नमस्कार, आज का जेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बताते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए इजराइल यात्रा पर हुए रवाना। सिंगापुर के सफल दौरे के बाद सीएम योगी जापान पहुंचे। इसके साथ ही आपको बताएंगे गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे हाई कोर्ट। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मथुरा के बरसाना में लठ मार होली खेली जाएगी। इसके साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी मिल गई है। जी हां, आज का एजेंडा में अब खबर उत्तर प्रदेश के सशक्त होते यूपी की। दरअसल इस वक्त यूपी में भर भर के निवेश आ रहे हैं और ये सफल हो पाया है डबल इंजन सरकार की तेज तर्रार नीतियों की वजह से। सिंगापुर से यूपी के लिए निवेश की झड़ी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह जापान पहुंचे हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय राजदूत नगमा एम मलिक ने सीएम योगी की अगवानी की। सीएम योगी का ये दौरा प्रदेश के औद्योगिक विकास और यूपी में निवेश के अवसरों को मजबूती प्रदान करेगा। जापान पहुंचने पर सीएम योगी ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा, उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। सीएम योगी जापान में 25-26 मार्च तक रहेंगे, यानी आज और कल 2 दिनों की यात्रा पर है सीएम योगी। और आज से सीएम योगी की जापान का जो ये दौरा है वो शुरू हो गया है। टोक्यो पहुंचने पर सीएम योगी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी देखने को मिला है। जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर सीएम योगी का आधिकारिक स्वागत किया गया है। सीएम योगी के स्वागत में उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा और भारतीय प्रवासी समुदाय मौजूद रहे। बता दें कि एक बच्ची ने तिलक लगाकर सीएम योगी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी किया। सीएम योगी की ये पहली आधिकारिक जापान यात्रा है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी मानी जा रही है, जो भारत और जापान के बीच गहराते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। उम्मीद है कि आज से शुरू हो रही है सीएम योगी की ये जापान यात्रा यूपी की विकास यात्रा में सफलता के नए आयाम जरूर जोड़ेगी। आज सीएम योगी कई जापानी निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात करेंगे। आज सीएम योगी कई और इसके साथ ही कंपनियों को यूपी में निवेश का न्योता भी देंगे। इसके अलावा सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन से 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा भी करेंगे। सीएम योगी की यात्रा में 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना शामिल है। मैग्लेव ट्रेन एक चुंबकीय शक्ति के सहारे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी के ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। जापान में सीएम योगी के आज के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। सिंगापुर में सीएम योगी ने यूपी की बेहतरीन कानून व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण का उदाहरण पेश किया, जो चला भी और यूपी में निवेश को भी लेकर आया। सीएम योगी का सिंगापुर दौरा कितना सफल रहा, ये भी हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों तक सीएम योगी सिंगापुर के दौरे पर है। सिंगापुर में यूपी को 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 60 करोड़ रुपए की सहमति पत्रों को अंतिम रूप दिया गया है। यह निवेश यूपी को $1 अरब की इकोनॉमी बनाने में अहम होगा। जी हां, सिंगापुर में कई कंपनियों के चेयरमैन सीईओ से भी सीएम योगी मिले। टेमासेक, जीआईसी, यूएससी, जीएसएस ग्रीन, सैप कोर्स और ब्लैकस्टोन जैसी बड़ी संस्थाओं के चेयरमैन और सीईओज के साथ सीएम योगी ने सार्थक चर्चा भी की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता विकास सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं। विकास जी, सिंगापुर में यूपी में जो निवेश की झड़ी लगने के बाद जब गए थे अभी सीएम योगी सिंगापुर, उसके बाद झड़ी लगी, तो अब सीएम योगी जापान पहुंच रहे हैं। आज और कल उनका जो ये दौरा है यूपी के लिए कौन कौन से सौगात लेकर आने वाला है? देखिए, जैसी उम्मीद थी बिल्कुल उनका दौरा वैसा ही नजर आ रहा है। हमने देखा कि सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान जो निवेश प्रस्ताव आए और जो एमओयू हुए, ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये दौरा कितना सफल है। तकरीबन 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से अभी आपने बताया कि 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को एमओयू साइन किए गए। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी लगातार मीटिंग का दौर चालू है। और उन्होंने अपने पहले ही कार्यक्रम में वहां के लोगों से इस बात के लिए कहा कि वह उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा गंतव्य है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा एमएसएमई उत्तर प्रदेश में है। और उन्होंने खास तौर से जापानीज के लिए यहाँ पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बगल में
500 एकड़ की जमीन रख रखी है, जहां पर वो अपना कोई भी उद्यम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम सारे जो एक्सप्रेसवे हैं उनके बगल में क्लस्टर बनाने की योजना है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो निवेश का माहौल है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बेहतर आपको माहौल मिलेगा, यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और उन्होंने इस बात का संकल्प दोहराया कि उत्तर प्रदेश 29-30 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे में उनका जापान दौरा भी बेहद ही खास रहेगा। तमाम सारे लोगों से उनकी अलग अलग मुलाकातें हैं, तमाम सारी मीटिंगों के दौर रहेंगे। लेकिन ये बात दर्शा रहा है बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से संकल्प लिया गया था, कुछ उसी दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो हमको यहाँ पर निवेश लाने होंगे, निवेश बहुत जरूरी है। ऐसे में हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें भी तमाम सारे बहुत निवेश आए थे और उसके बाद धरातल पे उतारे गए तमाम सारे निवेश को। और इसके साथ अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और अपनी जापान की यात्रा पे हैं, सिंगापुर में हमने देखा कि किस तरीके से वहां के लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक है। वो 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस बात को दर्शाते हैं। और वहीं भारत और जापान के रिश्ते भी बहुत पुराने हैं, उनके मद्देनजर यहाँ पर हमेशा से फ्रेंडली रिश्ते रहे और उनको जो माहौल बेहतरी यहाँ पर मिलेगी वो अब निश्चित रूप से एक बड़ी चीज होगी। क्योंकि उद्योग लगाने में जो एक बेहतर माहौल और तमाम सारी जो कानूनी दांव पेच होते हैं उनमें फंसने की बजाय एक सरलता से सुगमता से उद्यम लगे। और उसके साथ साथ इतनी बड़ी मार्केट जो उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, यहाँ पर रहकर उन्होंने बताया कि हम देख रहे हैं कि मोबाइल के निर्माण में उत्तर प्रदेश किस तरह आगे बढ़ा है, तो किस तरीके से तमाम सारी टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में आई है। चाहे उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर की बात हो, वो भी अब बनने लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा ये बेहद ही खास होने वाला है। लगातार उनकी मीटिंग का सिलसिला जारी है, जो लगातार कल तक चलता रहेगा। और उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी कई बड़े निवेश प्रस्ताव आएंगे और MOU साइन होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। और आइए आज का एजेंडा में आगे चलते हैं और खबर बताते हैं आपको शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की हाई प्रोफाइल मुलाकातों को लेकर। दरअसल जब से अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी प्रशासन ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, तब से ही प्रदेश का सियासी पारा भी हाई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दावा किया है कि उनको फंसाया जा रहा है, ये सभी फर्जी मुकदमे हैं, जबकि प्रशासन मामले में सबूत जुटाने में जुटा हुआ है। इस बीच कल यानी मंगलवार को सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव मंगलवार को वाराणसी स्थित श्री विद्या मठ पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात की। शुरुआत में इसे शिष्य गुरु परंपरा से जुड़ी सामान्य भेंट बताया गया, लेकिन बाद में इस मुलाकात को मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद की स्वतंत्र जांच से भी जोड़ा गया है। आपको बता दें, इसके अलावा प्रयागराज के झूसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और 2-3 अन्य लोगों को आरोपी भी बनाया गया। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट भी पहुंचे और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उनके शिष्य ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की और साथ ही याचिका सीधे तौर पर पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने विवेचना जारी रहने तक राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। उनके शिष्य ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं। रामेंद्र जी स्वागत है। रामेंद्र जी, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव मंगलवार यानी कल अविमुक्तेश्वरानंद जी से 25 मिनट तक बंद कमरे में मिले, उनसे मुलाकात की, तो उनकी जो ये मुलाकात थी उससे क्या कुछ जानकारी थी विवाद को लेकर, वो क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने मुलाकात की, उसका कोई भी दोनों पक्षों से किसी ने भी ये नहीं बताया कि क्या हमारे बीच चर्चा हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि तमाम इशूज पर चर्चा हुई। माघ मेले का जो भगदड़ थी, उस कमेटी की जांच में वो सदस्य थे।
तो वो उनके गुरु शिष्य का रिश्ता है, तो कई इशूज पर होगा। हो सकता है कि इंटरनल कोई ऐसी बातें हैं जो सरकार के पद से उनसे बात की जा रही हो सकता है कोई माध्यम का सेतु बनाया गया हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो बात निधि बार बार आ रही कि सरकार का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जब पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस कमिश्नर को जो शिकायत दी गई थी, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं अंकित की थी। मामला कोर्ट के थ्रू आया है। मुझे लगता है ये सरकार का सीधे सीधे कोई इंटरफेयर नहीं है। और जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें एक आरोपी जो एक बालक है उसका मेडिकल भी कराया गया, दूसरा बालक चूंकि हरदोई में पढ़ाई कर रहा है इसलिए उसका मेडिकल अभी नहीं कराया जा सका है। तो लीगली तो पुलिस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। चुनौतियां अभिमक्तर स्वरानंद या शंकराचार्य जी के विरोध में है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जो उनके जिन लोगों के नाम है जैसे मेडिकल होगा उसके आगे कार्रवाई पुलिस आगे बढ़ाएगी। जो शंकराचार्य हैं वो भी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है कि जब तक जांच जारी रहे तब तक उनको पुलिस गिरफ्तार न कर सके, इस तरीके का आदेश न्यायालय दे जिससे हमको सुरक्षा प्रदान हो सके। तो ये एक लीगल लड़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है, दोनों पक्ष लीगल लड़ाई में आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो मोटी बात यह है कि सरकार इसमें अभी बड़ी इन्वॉल्व नहीं है। जो सरकार की बात बार बार आ रही है तो वो इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं दिख रहा है। जी, तो रामेन जी, जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोपों का सिलसिला जारी है, जिस तरह से जांचें चल रही हैं, पूछताछ का सिलसिला जारी है, तो क्या लगता है कि स्वामी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निधि, अगर बयान दर्ज हो गए हैं कोर्ट में तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, अन्यथा आरोप तो कोई लगा सकता है, आरोप का उतना मतलब नहीं। लेकिन चूंकि कोर्ट में जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके बयान दर्ज हो गए हैं और अब मेडिकल हो गया, तो अब चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अगर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं फला फला इन्वॉल्व थे तो उनकी चुनौतियां तो निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अगर वो कहते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो सेफ हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इशू है। दूसरी बड़ी बात यह है, ये धर्माचार्य है, वो भगवा कपड़े पहन कर बैठते हैं, शंकराचार्य की उपाधि बताते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके के घृणित कार्य उनके ऊपर आरोप लगता है तो भी बुरा है, और अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो भी बुरा है। इससे जो धार्मिक महत्व, जो सनातन संस्कृति है, उसका भी अपमान होता है और उस पद का भी अपमान होता है। निधि, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह से कि कार्य से पद का भी अपमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेन जी हमसे जुड़ने के लिए। और आइए आज के एजेंडा में बात करते हैं होली की, यानी मथुरा की विश्व प्रसिद्ध होली की। मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली आज बरसाना में खेली जाएगी। इसको लेकर नंदगांव के हुरियारे और बरसाना की हुरियाइन लठमार होली खेलते नजर आएंगे। दरअसल इस दिन राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना की रंगीली गलियों से बरसाना की हुरियाइन अपने 16 श्रृंगार करते हुए अपने हाथों में लठ को लेकर घरों से निकलती हैं। लेकिन होली से 1 महीने पहले ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इसी बीच इस होली को देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भी आते हैं। इसको देखते हुए ही प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। विशेष रूप से बरसाना और नंदगांव में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के दौरान वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों हेतु जो वाहन है उनको वहां पर खड़ा कराए जाते हैं। बसों या पैदल ही आयोजन स्थल तक जाना होता है। बरसाना और समूचे ब्रिज मंडल में बसंत पंचमी से होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रमुख मंदिरों और नंदगांव में श्रद्धालु अबीर गुलाल से सराबोर नजर आते हैं। बरसाना के प्रमुख श्री राधा रानी मंदिर में लठमार होली से 1 दिन पहले पारंपरिक लड्डू मार होली बड़े ही धूमधाम से खेली जाती है। बता दें कि इस परंपरा के तहत नंदगांव के जो हुरियारे होते हैं उनको न्योता देकर पांडा बरसाना लौटाता है, जहां गोस्वामी और भक्तगण उस पर बधाई स्वरूप लड्डू बरसाते हैं। मंदिर प्रांगण में समाज गायन और होली गीतों के बीच श्रद्धालु नृत्य करते और इस अनोखी जो होली है लड्डू होली का आनंद लेते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष शुक्ला जी। आइए इनसे जानते हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। मंगलवार को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली गई, तो सबसे पहले तो हमें लड्डू मार होली के बारे में बताएं जो कि कल थी। आशुतोष जी, आशुतोष जी आपकी ऑडियो हम तक नहीं आ रही है, शायद आपका म्यूट है। आशुतोष जी,
आशुतोष जी। हाँ जी, मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह से समूचा ब्रजमंडल है वह बसंत पंचमी के ठीक बाद से ही पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति के रंग में रंग जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की विभिन्न कलाएं थी, वो कई कलाओं के धनी थे, उसी तरह से विभिन्न कलाओं में जो है भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने के लिए होली का आयोजन होता है। और यही कारण है कि संपूर्ण देश में अगर होली कही जाती है तो ब्रजमंडल में इसे होरा कहा जाता है और यह महीनों तक चलता है। इसके विभिन्न रूप होते हैं। फूलों की होली होती है, लड्डुओं की होली होती है, लठमार होली होती है, अबीर गुलाल भी होते हैं। लेकिन सबके पीछे अगर जो तत्व होता है वो तत्व होता है भगवान कृष्ण की आराधना का, भगवान कृष्ण और राधा का के जो या ग्वालिनों के साथ जो भगवान का संबंध था, जो संदेश था, जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने विभिन्न रूप विभिन्न कलाएं दिखाई हैं, उनको याद करने का और उस परंपरा को जो है जीवित रखने का। और यही कारण है कि समूचा देश ही नहीं, समूची दुनिया जो है इस पूरी कला को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित होती है। समूचा ब्रजमंडल जो है तमाम तरह के अबीर, गुलाल, फूल और लड्डुओं की महक से भर जाता है। लोग हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और खास तौर पर जो सनातन धर्म और भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं वो एक बार जीवन में भगवान कृष्ण के इस होली के और ब्रजमंडल के होली के स्वरूप को देखना चाहते हैं। जो तीर्थ हैं यहाँ पर, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो या फिर वृंदावन हो, इस तरह से जो 6 तीर्थ हैं वहां पे, उन 6 तीर्थों पर जो है भगवान के विभिन्न रूपों में जो है संगीत होते हैं, भक्तिमय संगीत होते हैं, होली होती है, होरियारे होते हैं। लेकिन हर जगह जिस तरह से कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद अगर पूछा गया कि पूरे इस युद्ध में सबसे महाबली कौन था और कौन सबसे अधिक लड़ा, तो जवाब मिला कि जो है हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। वही परंपरा कहीं न कहीं समूचे ब्रजमंडल में दिखाई देती है कि हर ओर सिर्फ कृष्ण होते हैं और कृष्ण की भक्ति होती है। कृष्ण की भक्ति की लीलाओं में लोग जो है अपने को डुबोना चाहते हैं। कृष्ण के प्रति वह जो प्रेम और प्रदर्शन है, जो उनके दिखाए गए मार्ग हैं, जो उनकी युक्तियां रही हैं, उन सबको अपनाने की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि सारे भेदभाव मिट जाते हैं, ऊंच नीच के, और जो तमाम दूरियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। होली एक संदेश लेकर के आता है और कहीं ना कहीं इसमें जो है मौसम भी साथ देता है। बसंत पंचमी के बाद शरद ऋतु चली जाती है, शरद के बाद जो आता है बसंत, कहीं ना कहीं फूलों की महक के साथ आता है। पतझड़ भी होता है और उसके साथ बसंत भी होता है। फसलें पककर तैयार होती हैं खेतों में, चाहे सरसों हो चाहे मटर की हो, सारी बालियों में आवाज आती है और वह आवाज की झनक जो है समूचे बिल्कुल आपने सही कहा आशुतोष जी कि होली का त्योहार कहीं ना कहीं प्रेम और सौहार्द लेकर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आइए आपको बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को हुई कैबिनेट में केरल सरकार के राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला सेवा तीर्थ में लिया गया। ये फैसला है जो नए बने प्रधानमंत्री ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है। ये कदम 24 जून 2024 को केरल असेंबली में एक मत से पास हुआ है। प्रस्ताव के बाद आया है जिसमें केंद्र से संविधान के पहले शेड्यूल में बदलाव करके केरलम नाम दिखाने की अपील की गई थी। जी हां, केरल का नाम बदलकर केरलम रखने को मंजूरी दे दी गई है। और इसी खबर के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।